अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे आज बड़ी तूफ़ानी और धमाका खेज़ किस्म की समात हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस समात के दौरान आज क्या मेरी ऑब्जर्वेशंस रही आपके साथ शेयर करेंगे। ये मामला है 6 जजेस के ख़त का, जिसके ऊपर खुद नोटिस ले रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो आज इसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बड़ा अहम केस अरशद शरीफ शहीद का, और ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स हो गया है। इस मौके के ऊपर क्या बड़ी इम्पॉर्टेंट कुछ विजुअल्स ने बड़ा जज्बाती भी किया, और बड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं वो जज्बाती विजुअल्स जो आपको होप भी दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। इमरान खान साहब के इद्दत केस की आज समाअत हुई है, और इद्दत केस की समाअत के मौके के ऊपर आज खावर मानिका साहब भी पेश हुए। उन्होंने क्या बातें की हैं, नया क्या उनका आज पैंतरा था अदालत में इस केस को लटकाने का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर सनम जावेद को मज़ीद रिमांड पर भेज दिया गया है, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और लास्टली फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से करते हैं जी। जो 6 जजेस के मामले के ऊपर आज खुद नोटिस की समाअत हुई, और आज की समाअत में ये सारी बातचीत बड़ी खुल के होती रही। बज़ाहिर लग रहा था कि अदालत जो है वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है, कोई मजबूर नहीं है, और ये जो जज साहिबान बैठे हुए थे बड़ी खुल के गुफ्तगू कर रहे थे, बेखौफ ख़तर गुफ्तगू कर रहे थे। और बड़ी अच्छी ये समाअत हुई इस लिहाज से कि एक होप होती है आपकी पब्लिक को, आपके यानी पूरे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर जब सवाल आ जाता है तो ज़ाहिर है उसकी क्रेडिबिलिटी बहाल रखने के लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो तो अदलिया की आज़ादी है। और जब जज अपने मुंह से मोतरफ हों कि अदलिया आज़ाद नहीं है, तो ऐसे अदालती निज़ाम की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। तो अदलिया को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो ये कि अपने निज़ाम को बचाना है, उन्होंने अपने इदारे को बचाना है। और उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि वो अपने काम में होने वाली किसी भी मुदाखलत को ना सिर्फ ये कि मुस्तरद करें, बल्कि उसको एहतसाब के दायरे में लाएं, ताकि आइंदा ये सिलसिला जारी ना रह सके, और इसके बाद मुल्क में एक आज़ाद अदलिया का, हकीकी आज़ाद अदलिया का वजूद आ सके, जिसका एक आइन भी इंश्योर करता है, और जो इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए सबसे एसेंशियल एक सुतून है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बहरहाल आज जो इस हवाले से चीज़ें सामने आई, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तजावीज़ थी, तकरीबन 3 हाई कोर्ट्स की तजावीज़ थी, वो सामने रखी। और तमाम तजावीज़ को सुन के बज़ाहिर ये महसूस होता है कि हर हाई कोर्ट के जजेस को तकरीबन वही शिकायत हैं जो 6 जजेस ने अपने ख़त में दर्ज की हैं, और वो इसके ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि मुदाखलत हो रही है और मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने फिर उसके ऊपर कुछ तजावीज़ वगैरह जो हैं वो भेजी हैं। एक तो ये चीज़ हुई। इसके अलावा इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया गया मुख्तलिफ एजेंसीज से, और इस समाअत को अब जो है वो 7 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा इस समाअत में आज ये हुआ है कि जो फुल कोर्ट का इंदिया दिया है काजी साहब ने, और कहा है कि आइंदा हम फुल कोर्ट की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये मामला कि वाकई फुल कोर्ट की तरफ बढ़ता है। ऐसा होता है तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि एक अहम मामला है, इसके ऊपर सबका वर्जन, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आना बड़ा ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ जनाब आज के धमाकादार अगर हम रिमार्क्स की बात करें, या सबसे ज़्यादा जो आज दिल जीत लिया जिस जज ने, वो जस्टिस अतर मिन्नल्ला थे अगेन, जो हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो, इंसानी हुकूक की बात हो, और अब अदलिया की आज़ादी की बात हो, हमेशा वो इन तमाम नॉर्म्स के साथ खड़े नज़र आते हैं, इन वैल्यूज़ के, इन बुनियादी उसूलों के साथ खड़े नज़र आते हैं। और किसी भी दौर में वो रहे हों, हमेशा उनकी जो एक आप कह लें कि पोजीशन है वो यही रही है। तो अतर मिन्नल्ला साहब आज भी बहुत दबंग अंदाज से अपने सवालों से, अपने जवाबों से बताते रहे कि वो हैं और वो खड़े हुए हैं। तो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब हों, या इधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब हों, ये वो जज साहिबान हैं जो हमेशा आइन की सरबुलंदी और अदलिया की आज़ादी के लिए आज डट कर खड़े हैं। जो बाकी जजेस हैं उनके लिए भी हौसले और अज़्म हिम्मत की एक मिसाल बन चुके हैं और इंस्पिरेशन बन चुके हैं।
आज की अगर मैं बहुत से रिमार्क्स नहीं लेकिन 2-4 रिमार्क्स की ज़रूर बात करूँगी और इसके साथ साथ मैं इनके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस भी देती चली जाऊँगी। तो मेरी जो 3-4 ऑब्जर्वेशंस हैं आज की समात के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अव्वल तो ऐसे लग रहा था आज की समात देखते हुए कि जो जज साहिबान बैठे हुए हैं इनमें जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो आइसोलेटेड हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी पोजीशन एक डिफरेंट है और बाकी जो जज साहिबान हैं वो डिफरेंट पोजीशन पर नज़र आ रहे थे। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इनिशियली ये कंसीडर किया जाता है कि वो शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के क्लोज़ हैं या उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज जो उनके रिमार्क्स थे और जिस तरह से कुछ दिन पहले उनकी तकरीर थी तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने इदारे में जैसे किसी आइसोलेशन का शिकार हैं। ये मेरा तज्जिया है, मेरी असेसमेंट है, इसको सिर्फ इसी अंदाज से लिया जाए। नंबर 2 ये कि आज काजी साहब बार बार वही बात दोहराते हुए नज़र आ रहे थे कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे काजी साहब को लगता है कि सिर्फ एक दफ़ा अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हुई थी, वो तब हुई थी जब काजी साहब ने धरने केस का फ़ैसला दिया था, फैज़ाबाद धरना केस का, और उस वक्त जो फैज़ हमीद साहब ने उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर करवा दिया तो वो वाहिद कोई इंतकामी चीज़ थी, या उससे पहले या उसके बाद जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि वो बार बार आज की समात में भी यही बात कहते रहे कि मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। भाई अगर आपके सामने का क्या मतलब है? आप क्या समझ रहे हैं कि कोई खुली अदालत में आएगा और आके जजेस को धमकियां लगाएगा तो उसको आप कहेंगे कि ये मेरे सामने हुआ है लिहाजा ये मुदाखलत हो रही है? तो ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई खुली अदालत में आएगा और आके इस तरह से कोई हरकत करेगा। जाहिर है आपके जो इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं उसको देख के ही पता लग रहा होता है कि मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही है। और फौरी तौर पर फिर अतर मिनल्ला साहब ने ये बात मेंशन की कि आप देख लें कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब अगर खड़े हुए हैं तो उनके बाद क्या सूरत हाल हुई है, किस तरह से उनका पूरा पर्सनल डेटा, उनकी फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से सामने आ गई हैं। तो इसके बाद भी हम ये कहें कि जी मुदाखलत नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी जो उन्होंने फौरी तौर पर कोट कर दी। इसी तरह से मंसूर अली शाह साहब ने ये बात की, ये नुक्ता उठाया कि जी बार बार ये फ़ोन यहाँ रख दें, इस फ़ोन पे टैपिंग हो रही है, ये फ़ोन हो रहा है इस तरह, ये सब क्या है? क्या ये आज़ाद है कि हमारे फ़ोन अगर महफूज नहीं है, हमारे घर अगर महफूज नहीं है, हमें ये अगर बताया जाए कि जी हमें पता है आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो इस बात का क्या मतलब है? क्या ये जजेस को हरासा करने के मुतरादिफ बात नहीं है? और फिर ये भी बात उन्होंने की कि हमारे साथ क्या हुआ, ये भी बात सामने आई आज जज साहिबान के कि जी हमारे साथ क्या हुआ है जब हमने अस्कुद नोटिस केस की समाअत शुरू की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन जजेस के ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई उन्हें प्रेशर महसूस हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हुई, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रवैया कुछ इस तरह का था कि जैसे वो कह रहे हों कि माजी में कभी हुई होंगी, अब तो जिस तरह से नहीं हो रही। और इसके ऊपर जब उन्होंने ये फैज़ाबाद धरने की बात की तो उसके ऊपर फिर बात की अतर मिनल्ला साहब ने कि आप कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उस दौर में हुई, तो किसका दौर था और कौन किसकी हुकूमत थी? वो आप लोगों की हुकूमत थी। तो फिर आप लोग उनको कटहरे में लाते अगर किसी ने ऐसा कुछ किया था। तो ये पॉइंट जो थे अतर मिनल्ला साहब के वो बड़े रेलिवेंट पॉइंट थे। और फिर उसके बाद जब ये कहा गया कि देखें सारे ही जजेस इस बात से मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब ने बात की कि सब कह रहे हैं कि कुछ करो, तो फ़ौरन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि नहीं सारे तो ये नहीं कह रहे कि करो। मतलब आप किस चीज़ को कह रहे हैं कि जी सब कह रहे हैं कि जी हाँ हो रही है अदालत में अगर मुदाखलत तो होने दो, ज़ाहिर है ये तो कोई नहीं कहेगा, तो आप किस बात को डिफेंड कर रहे हैं? और फिर उन्होंने जब हर तरफ से देखा कि सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मुदाखलत भी है और उसको ख़त्म भी करना है, तो उन्होंने इसको इस तरह से भी कवर करने की कोशिश की कि चलें जी अगर हो रही है तो इससे कानून साजी से शुरू करते हैं जी, कानून बना लें। तो फिर इस पर भी बड़ा अच्छा जवाब था। एतजाज़ हसन साहब रोस्टरम पे बोले कि भाई कानून तो पहले से ही मौजूद हैं बहुत सारे, और भी बन जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, असल बात तो ये कि कानून पे अमल दरामद भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो ये फिर एतजाज़ हसन साहब की बात अगेन बड़ी रेलिवेंट थी। तो आज की जो सारी समाअत थी उसमें ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस मामले को जैसे थोड़ा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो वो ये कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि अदलिया आज़ाद हो जब तक मैं मौजूद हूँ, अगर मैं नहीं अपने अदालतों को आज़ाद कर सकता तो मुझे घर चले जाना चाहिए वो। लेकिन जितनी संगीनी से ये बात उठाई जा रही थी उसके ऊपर उनकी वो सेंसिटिविटी महसूस तो कम से कम नहीं हो रही थी। आगे अब उनके माइंड में क्या है या आगे वो क्या करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कहानी सारी ये है कि बज़ाहिर आज की समाअत में ये महसूस हुआ
कि काजी साहब जो हैं वो शायद अगर कहीं समझते हैं कि ये मामला इधर उधर हो जाएगा या दब जाएगा, तो शायद इस तरह की कोई सिचुएशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही और बननी भी नहीं चाहिए। आगे अगर इसके ऊपर अब देखते हैं आगे क्या होती है मज़ीद, यानी आप समझ लीजिए कि समाज जब आगे बढ़ेगी तो फिर फर्दर पता चलेगा कि क्या इसमें इनसे निकलता है कुछ या नहीं। लेकिन एक और अहम मामला, अरशद शरीफ शहीद का केस लग गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त हामिद मीर साहब की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जुडिशल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इस केस के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। इसके ऊपर एतराज़ लगाया गया था रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और कहा गया था कि चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इस वजह से यहाँ पर इसकी समाअत नहीं हो सकती। लेकिन बाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको एतराज़ समेत ही समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया था और आज इस समाअत के मौके के ऊपर ये बात जब सामने आई तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या इस पे एतराज़ है, तो उन्होंने कहा ये एतराज़ है इस पे। और फिर उस पर हामिद मीर साहब का ये वर्जन था कि वहाँ पे समाअत आगे नहीं बढ़ रही, कोई पेशरफ्त नहीं, दोबारा केस नहीं लगा। एक रिपोर्ट भी बनाने के लिए कहा गया था, वो रिपोर्ट भी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, लेकिन उसमें कुछ क्या था कुछ क्या नहीं था, कुछ समझ नहीं आया और फिर बात इधर उधर हो गई। तो इसीलिए मामला दोबारा टेकअप करने के लिए मैंने ये रिक्वेस्ट की है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस एतराज़ को दूर कर दिया और आज की समाअत की ख़ास बात ये थी कि इमरान रियाज भाई यहाँ मौजूद थे, काशिफ अब्बासी साहब मौजूद थे और सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, मोहम्मद मालिक साहब मौजूद थे, मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद थे, साकिब बशीर साहब थे, असद तूर साहब थे, सदीक जान थे और बहुत सारे लोग थे। तो आज एक यूनिटी का जो एक तासुर था वो जा रहा था। इनमें से बहुत से लोग हैं जो आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को जो है शायद उनके करीब समझे जाते हैं, कुछ लोग पीटीआई के करीब समझे जाते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब बात अरशद शरीफ की आई तो सब इकट्ठे नज़र आए और ये सबसे खुशाइन बात थी। उसकी वजह यह है कि अरशद शरीफ का जो खून है वो रायगा नहीं जाना चाहिए और आज उनको इकट्ठे देखकर ये तासुर जा रहा था कि उनकी ज़िंदगी में तो इतनी यूनिटी हम नहीं देख सके थे सहाफ़ियों में, कम अज़ कम अब ये रियलाइजेशन ज़रूर है उनके जाने के बाद कि अगर हम इसी तरह डिवाइडेड रहे तो फिर हम एक के बाद एक जो है वो विक्टिमाइजेशन का शिकार होते रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो है इस चीज़ को उन्होंने यूनिटी की तरफ जो लेके गए और इसी यूनिटी का एक और बड़ा दिलचस्प मंज़र था कि आज राहदारी से गुज़रते हुए असद अली तूर और हामिद मीर साहब बात कर रहे थे और सामने से फिर इमरान रियाज भाई आ रहे थे। तो असद तूर ने इमरान रियाज को देख के थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, कन्नी कतरा के गुजरने की कोशिश की, लेकिन हामिद मीर साहब ने उनका हाथ ज़ोर से थाम लिया और जैसे ही इमरान रियाज भाई पास पहुँचे तो असद तूर को कहा कि आओ आओ मिल लो कुछ नहीं होता, और फिर उनको मिलवा दिया और वो फिर चारों नाचार असद तूर को गले लगना पड़ा। अगरचे उनके चेहरे के तासुरात तो ऐसे नहीं थे कि कोई बंदा दिल से खुश होकर गले मिल रहा हो, लग रहा था कि बस वो कर्टसी में अब मिल रहे हैं क्योंकि हामिद मीर साहब ने उनको दबोच रखा है। हम उधर से इमरान रियाज भाई ने भी मुस्कुराते हुए उनको गले लगाया, साथ में उनको चेहरे पे हल्का सा प्यार भी किया, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा था, हालांकि अच्छा इंटरेस्टिंगली मुझे नहीं पता है, मैंने तो कभी नहीं देखा इमरान रियाज भाई ने असद तूर से मुताल्लिक कभी कोई पर्सनल, यानी इनके थॉट्स एक डिफरेंट हैं ज़रूर, ठीक है, नज़रियात मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये कभी नहीं मैंने देखा कि इमरान भाई ने असद तूर के ऊपर कोई पर्सनल अटैक किया हो या उनकी ज़ात के ऊपर कोई तनकीद की हो। अगरचे मैंने असद तूर की कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर देखी हैं कि उन्होंने इमरान रियाज के ऊपर पर्सनली कुछ बातें की हैं, उनकी ज़ात को लेकर, सहाफ़त को लेकर, तो उन्होंने उसके ऊपर ज़रूर बात की है, लेकिन इमरान रियाज भाई की तरफ से मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर शायद की हो तो मेरी नज़र से तो कम अज़ कम नहीं गुजरा, अगर आपने कभी देखा हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो फिर भी ये समझ नहीं आई कि असद तूर किस बात के ऊपर जो थे वो कौन से रंज की वजह से इस तरह कुछ दबे दबे से ही मिले। हालांकि मेरे ख्याल से बात साफ़ होनी चाहिए। बात यह है कि एक दौर में आपको लगता था कि इमरान रियाज इस्टेब्लिशमेंट के करीब है और आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे उस वक्त, तो आपको उनकी तर्ज़ सहाफ़त पसंद नहीं थी, लेकिन इस वक्त तो इमरान रियाज ने भी जो आवाज़ उठाई और जो कुर्बानी दी और जितना उन्होंने झेला वो सबको पता है, और वो आपने भी अपना स्टांस ना छोड़ा तो वो भी सबको पता है कि आप वाकई इसका मतलब उसूल पे खड़े थे। तो अब जब आप एक तरफ लाइन के आ गए हैं तो अच्छी बात है, फिर दिल साफ़ कर लेने चाहिए और पर्सनल चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर भी इस हद तक भी अगर आप लोग साथ हैं तो फिर भी खुशी की बात है
कि कम से कम सहाफ़त की अलमबरदारी के लिए, आज़ादी सहाफ़त की अलमबरदारी के लिए भी बेशक आप डिफरेंसेस अपने रखें, लेकिन अगर उस मौके पे इस पॉइंट पर आप लोग साथ हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। उसके साथ साथ जी इद्दत केस था आज, और आज के दिन खावर मानिका साहब के वकील जो पहले पेश ही नहीं होते थे, होते ही नहीं थे, फिर पेश हुए, फिर तारीख ले लेते थे, तो भागते फिर रहे हैं मुसलसल, और आज खुद खावर मानिका साहब पेश हो गए। और आज उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर आते साथ ही कहा कि जी जो जज हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा कि जी हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि आप बुशरा बीबी और इमरान खान को बरी कर देंगे इस केस से। मेरे साथ जो गुजरी है, अगर आपके साथ गुजरी होती तो आपको पता होता, मेरी फैमिली तबाह हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और जो है हम आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते। तो जज साहब ने कहा कि मेरा 21 साल का करियर है, कभी किसी ने मेरे ऊपर अदम एतमाद नहीं किया, ये पहली दफ़ा हुआ है। और हैरत की बात है, आपको किस बात से लगा कि मैं इमरान खान या पीटीआई का कोई हामी हूँ कि मैं आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दूंगा? तो उन्होंने बहरहाल इस सारे के मामले के ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशंस ली और फिर थोड़ी देर के लिए फ़ैसला महफूज कर लिया। बाद में ये फ़ैसला सुना दिया गया और उन्होंने ये तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और कहा कि केस वही सुनेंगे। साकिब बशीर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनका एक ट्वीट देख रही थी, चूँकि वो इस केस को सारा कवर करते हैं, हर हियरिंग पर मौजूद होते हैं। उन्होंने आज एक बात की जो एक गवाही है जज साहब के हक़ में। उन्होंने ये कहा कि जज साहब तो वैसे ही बहुत कम कोई रिमार्क्स देते हैं, और अभी तक इस केस में कोई उनके रिमार्क से कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसके हामी हैं, किसके ख़िलाफ़ हैं। बल्कि कहते हैं, मैं तो अक्सर ज़ाहिर है कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो अपने तौर पे असेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि केस का फ़ैसला क्या आएगा, तो वो जजेस के रिमार्क्स उनकी ऑब्जर्वेशन से ही असेस कर रहे होते हैं। तो साकिब बशीर साहब का ये कहना कि जी वो तो कोई ख़ास उस तरह के रिमार्क्स ही नहीं देते थे कि हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे, अभी तक इसको एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे कि ये केस किधर जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि जज साहब पे ये जो एतराज़ था ये बिला जवाज़ था, और ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक था कि जज साहब को हटा दिया जाए, फिर कोई नया जज मुकर्रर हो, फिर वो नए सिरे से केस सुने, फिर वो बात तवालत में जाए। लेकिन जज साहब ने बहरहाल यहाँ पर इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट समाअत इसकी कब होती है। सनम जावेद साहिबा जो हैं उनका 36 रोज़ का मुसलसल जिस्मानी रिमांड हो गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इससे पहले किसी खातून का इतना लंबा जिस्मानी रिमांड नहीं चला। अगर आप जुडिशल रिमांड कर देते हैं तो ज़मानत के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जिस्मानी रिमांड के अंदर जो है वो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं किया जा पाता। इस वजह से मुसलसल आप जो है वो फिर जेल के अंदर ही रहते हैं, ज़मानत नहीं आपको मिलती। तो अब ये 36 मुसलसल दिन हो गए हैं। हालांकि सबको मालूम है कि ये किस किस्म के बोगस केसेस हैं, मियाँ वाली के या सरगोदा के या इधर उधर के केसेस आप डाल रहे हैं जहाँ पे वो उस वक्त मौजूद भी नहीं थी, और ये जज साहब को भी पता है, लेकिन इसके बावजूद रिमांड पर रिमांड दिए जा रहे हैं। ये हो रहा है इस अदालत में, इस सिस्टम में। तो सनम जावेद की कल एक मैं गुफ्तगू देख रही थी, पेशी के मौके पर उन्होंने की है। मैं ये कहने में कोई यार महसूस नहीं करती कि सनम जावेद जब शुरू में बात करती थी तो मुझे लगता था कि एक लाउबालीपन है, एक आप चंचल शौकपन होता है आपका गुफ्तगू में, लेकिन वक्त के साथ ये जेल भी काटी और जिस तरीके से काटी उस हिम्मत के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोच में, उनकी गुफ्तगू के अंदाज में बड़ी मैच्योरिटी आ गई है, आती जा रही है। अभी मैं कल ही देख रही थी तो उन्होंने इंटरेस्टिंग बड़ी अच्छी बात की अपने लीडर के हवाले से कि उन्होंने कहा कि जी हम उनकी वजह से जेल में नहीं हैं, वो हमारी वजह से जेल में, हम अपनी वजह से जेल में, क्योंकि हम जो जंग लड़ रहे हैं वो हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने लिए जंग लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, तो इसका सिस्टम ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। और फिर अपनी जो आपसी लड़ाइयाँ पार्टी की हैं उसके ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी ये वक्त ही नहीं है, जब बाहर आ जाएंगे फिर ओहदों पर लड़ लेंगे, अभी तो फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, ये नहीं कि कोई बिला वजह के रिमार्क्स दे रही हूँ। बाकी मरीम नवाज़ की उन्होंने एज़ यूजुअल क्लास ज़रूर ली और उन्होंने कहा कि जिन्होंने टिकटॉक बनाने का शौक़ था तो कोई 2-4 मिलियन फॉलोअर्स वाले उनको टिकटॉक अकाउंट बना देते, पूरा सूबा तो ना देते उनके हाथ में जो वो कर रही हैं वगैरह वगैरह। तो ये उनके ऊपर तो खैर वो हमेशा ही, लेकिन वो जिस तरह की उनके ऊपर बातें करती हैं उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बंदी जल्दी नहीं छूटने वाली, और उसका अब आप रिज़ल्ट सामने देख सकते हैं। आखिर में जी फवाद चौधरी साहब के ऊपर बात करेंगे जी। उन्होंने आज पेशी के वक्त कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा, जब सवाल उनसे ये हुआ कि पीटीआई में आपकी वापसी के हवाले से बात हो रही है तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा तो वापसी तो उनकी होती है कि जो छोड़ के जाएं, हमने तो कभी पीटीआई छोड़ी ही नहीं। बाकी हम क्यों गैर फाल हुए थोड़ी देर के लिए तो वो सबको पता है। अभी हर एक की एक तरफ की कहानियाँ आपने 9 मई के ऊपर भी सुनी है, सब कुछ सुना है, अभी हम लोगों ने तो बोला ही नहीं है। तो जब हम बोलेंगे तो पता चलेगा ना कि दूसरी तरफ का वर्जन क्या है।
बाकी उन्होंने हमेशा की तरह, वो हमेशा ये बात करते हैं कि मुल्क को आगे लेके चलना है तो डायलॉग होना चाहिए, बेहतरी की तरफ माहौल जाना चाहिए, ये जो तनाव है, कशीदगी है, इसका खात्मा होना चाहिए। तो वो सारी बातें उन्होंने साथ में ज़रूर की। और उसके अलावा जो है उन्होंने यकीनी तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ज़ाहिर है ऊपर तनकीद भी की, और उन्होंने कहा कि अगर मौलाना और पीटीआई मिलकर तहरीक चलाते हैं तो इस मुल्क में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी इस हुकूमत के लिए कि ये 2-3 महीने से ज़्यादा हुकूमत नहीं चल सकेगी, क्योंकि ये फिर इतनी स्ट्रीट पावर बन जाएगी कि मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए इसको हैंडल करना। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। वैसे मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, और मौलाना की तरफ से कल बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं पीटीआई के लिए। तो पीटीआई भले मौलाना पर एतमाद नहीं करती, वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी वक्त की ज़रूरत के तहत आप जो है वो उन लोगों को भी साथ में ला लेते हैं जो एक पॉइंट एजेंडे पर आपके साथ खड़े हैं। तो अभी मौलाना ने भी कल ये कहा है कि पीटीआई से अभी तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन आगे हो भी सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, हम इनकार भी नहीं कर रहे कि नहीं करने। तो अगर ये दोनों मिल के कोई तहरीक चलाते हैं तो ये है कि ये इस हुकूमत को टेंशन दे सकते हैं, क्योंकि बहरहाल मौलाना की एक स्ट्रीट पावर है। पहले इमरान खान साहब के दौर में भी आपको याद होगा उन्होंने धरना दिया था और ख़ासा बड़ा क्राउड था और वो लेकर वहाँ पर आके बैठ भी गए थे। और मौलाना के क्राउड में ये कैपेसिटी भी है कि वो कहीं पर कोई रेजिस्टेंस है वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं और बैठने की सलाहियत भी रखते हैं। जबकि पीटीआई के क्राउड के बारे में आमतौर पर ये तासुर है कि इकट्ठे होकर जलसा ज़रूर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जलसा पीटीआई के होते हैं, लेकिन उसके बाद उसको वो यानी मुंतशिर हो जाते हैं, अपने कामों पे वापस चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इनके लोग हैं पीटीआई के सपोर्टर वो आम लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो बेचारे अपने जॉब्स पे जाते हैं, काम करते हैं वगैरह। तो इनके फॉलोअर के पास इतना शायद वक्त नहीं है कि वो मुसलसल कई कई दिन इनके साथ रह सकें या धरने दे सकें, लेकिन मौलाना के पास ये कैपेसिटी है। जैसे ताहिरुल कादरी साहब के पास ये कैपेसिटी थी 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था, तो उस वक्त भी जो खान साहब और पीटीआई के कारकुन थे वो कुछ अरसा तो वहाँ पर थे मौजूद, लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा जो कारकुन मौजूद रहा था वो ताहिरुल कादरी साहब का कारकुन था, जब काफ़ी देर धरना जो था वो प्रोलॉन्ग किया था। तो कहने का मकसद ये है, ज़ाहिर हर कारकुन की अपनी एक तरबियत भी होती है, लेकिन अभी तो वैसे ही पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान या तो जेलों में स्टिल हैं और या बेचारे अभी भी जेलों से निकले हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर एक एड इनको JUIF के उसमें मिलती है स्ट्रेंथ के हवाले से, तो वाकई ये मिलकर फिर जो है एक नई सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो वो इस हुकूमत के लिए खासी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।